जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आपसे का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। विप्लव कर्माकर, अमन, शिवाजी गुजर, प्रिंस कुमार, सालू दुबे, धीरज कुमार, देवांश, रघुवीर, रवीना, तनु कुमारी, प्रदीप चौधरी, अर्जुन चंदाना, अशोक कुमार, सारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और मित्र, हम लोग पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत में आपका दिल्ली सल्तनत को। ठीक है। और दिल्ली सल्तनत के किस वंश पर हम पहुंच चुके थे, तो आप कहेंगे भैया हम पढ़ते पढ़ते उसको आपका लोधी वंश पर आ चुके थे। और लोधी वंश के संस्थापक कौन है? और ये तो सब लोग जानते हैं, बल्लू यानी कि बहलोल लोधी। बहलोल लोधी का शासनकाल एक बार आप लिख के दिखाइए मुझको। और मेरे दोस्त अभिषेक, हेट यू टू, सचिन सिंह, आरिफ अंसारी, हमने हेट यू एक कोड बनाया बहुत दिन पहले, लगभग 1.5 वर्ष पहले की बात होगी। हमने बोला कि भैया तुम पहले किसी को ये बोल दो आई हेट यू, इसका मतलब होगा दोगुना प्यार। ठीक है। फिर कुछ सामने से रिस्पॉन्स ऐसा होता ना कि किसी प्यार के बदले में कोई घृणा का मैसेज दे सकता है, लेकिन आप उसको मान लीजिए कि घृणा अगर आ रही है तो वो दोगुना प्यार है, तो बदले में कुछ बचता ही नहीं। तो हेट यू ऑल आगे आएंगे, तुम बोल सकते हो, मेरा बोलना ठीक नहीं है। यहां तक की बात हम कल कर चुके थे भैया, सिजेरियन सुल्तान है ये। मैंने बोला सिकंदर लोदी दूसरा शासक है जो गद्दी पर आया। बहलोल लोदी ने जौनपुर जाकर वहां के शासक हुसैन शाह सरकी को हराकर अपने बेटे बारबक शाह को वहां का गवर्नर बनाया। क्योंकि दोस्त ये क्या चाहता था आपका बहलोल लोदी, ये चाहता था इसका जो बेटा है, बड़ा बेटा, वो गद्दी पर बैठे, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाया क्योंकि उसको रास्ते से हटा दिया किसने? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने आगरा को बसाया है। ठीक है, आगरा को बसाया है 1504 में। अब कुछ लोग कहते हैं कि भैया क्या आगरा पहले नहीं था? तो दोस्त देखो, शहर तो पहले से होते हैं, लेकिन उसको व्यवस्थीकरण करना, यानी कि उसको व्यवस्थित करना अच्छे से, वहां पर कुछ जाकर के सुविधाएं देना, कुछ हेडक्वार्टर्स बनाना। तो आगरा को सही सुसज्जित ढंग से सजाया है उसने, अच्छे से डिजाइन किया है। ओके। एक दोस्त बता रहा बहलोल लोदी 1526 तक है। बोले भैया बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। 1504 में आगरा बसाया, 1506 में इसने आगरा को राजधानी बनाया, आगरा को राजधानी बनाया। मुहर्रम पर ताजिया निकालना इसने बंद कर दिया। ठीक है। मुहर्रम निकलता है ना आपका, जैसे कश्मीर में अभी कितना खबरों में रहा कि कश्मीर में मुहर्रम नहीं निकलना बंद था, वहाँ बहुत सारे आतंकवादी संगठनों ने बैन कर रखा था उसको, लेकिन अभी मुहर्रम निकला आपका वहाँ पर। मुहर्रम पर जो जुलूस निकलता है इसमें वो दुख व्यक्त करते हैं इस्लाम समुदाय। गंगा यमुना स्नान पर इसने रोक लगा दी, बोला कोई नहीं नहाएगा गंगा और यमुना में। मथुरा मथुरा में बहुत सारे मंदिर तोड़वाए, ज्वालामुखी का मंदिर था उसको तोड़ करके उसकी तो इसने क्या किया कि मूर्तियों को दे दिया मांस तोलने के लिए। जो कसाई थे, जो मीट को बेचते थे, मांस को बेचते थे, उनको दे दिया कि अपने यहाँ जो वेट होता है ना, बाट, उस वजन की जगह इन मूर्तियों का इस्तेमाल करो। गज ए सिकंदरी एक इसने मतलब स्केल लागू किया था जमीन मापने के लिए, जो 30 इंच का होता था। गुलरुखी शीर्षक से एक कविता लिखता था, बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में कि इसको कविताएं लिखने का शौक था। और क्या कवि तो अपने नाम अलग ही लिखते हैं, आपने देखा होगा, जैसे सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, बाद में क्या लिखते हैं? अज्ञेय। तो लेखकों को कुछ रहता है अपना एक टाइटल देने का नाम, उपेंद्र नाथ आशिक, ऐसे ही ये लिखता था नाम किसका? सिकंदर लोदी गुलरुखी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बात समझ में आई जी? ये किसका? ये सिकंदर लोदी के बारे में है, ये आपको पता ही होना चाहिए। सिकंदर लोदी की बात करते हैं। इसी के समय भारतीय संगीत पर पहला फारसी ग्रंथ है जिसका नाम है लज्जत ए सिकंदरी। क्या नाम है? लज्जत ए सिकंदरी लिखा गया। लज्जत ए सिकंदरी बोले या लज्जत ए सिकंदर शाही बोले। इसका ही वजीर है मियाँ भुइया। मियाँ भुइया जिसने मोठ मस्जिद, मोठ बोले तो दाल की मस्जिद, दाल मस्जिद दिल्ली में बनवाई है। किसने? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोठ मस्जिद किसके शासनकाल में बनी। वजीर समझते हैं ना, जो शासन का प्रमुख काम देखता था, एक पोस्ट होती थी। तो किसका वजीर है? सिकंदर लोदी का वजीर है मियाँ भुइया, उसने बनवाई दाल की मस्जिद। ओके, कोई दिक्कत? और कब बनी है ये? 1505 ईस्वी में बनी। मियाँ भुइया की रचना है, ये एक लेखक भी है, इसने फरहंग ए सिकंदरी को लिखा है, या बोले इसने तिब्बत ए सिकंदरी को भी लिखा है। कौन है? सिकंदर लोदी ही है जो दाढ़ी नहीं रखता था। दिल्ली सल्तनत का कौन सा मुस्लिम शासक है जो दाढ़ी नहीं रखता था? और भैया गले की बीमारी के कारण इसकी मौत हो गई। कब हुई मौत इसकी?
1489 में गद्दी पर बैठा और 1517 तक रहा। गले की बीमारी के चलते हुए इसकी भाई साहब की क्या हो गई, मौत हो गई। कोई दिक्कत कोई परेशानी बोलेंगे? कोई भी दिक्कत कोई परेशानी? गुरुजी आप रिकॉर्डेड क्लास ले रहे, एक जैकेट कल पहनी हुई थी। अरे भैया ऐसा ये कोई बात है, एक जैकेट 2 दिन नहीं पहन सकता कोई? ये कौन सा लॉजिक हुआ? मैं सोच रहा था, मैंने कहा बच्चे सोचे कि रिकॉर्डेड, लेकिन दरअसल में मैंने सोचा भी जैकेट को उतार दूं, लेकिन बाद में पता चला मैंने सिर्फ बनियान पहन रखी है इसके नीचे। तो इसीलिए नहीं उतारी है, और नहीं तो मैं उतार के आया था। ऐसा बच्चा जो सेम सेम रिपीट हो जाता है ना, तो वो सोचता है रिकॉर्डेड क्लास है। ऐसा नहीं है भैया। ऐसा नहीं है दीपक जी, मेरे भाई साहब। दीपक कुमार कह रहे लोधी वंश का संस्थापक कौन था? मैं था। बोलेंगे जी भैया दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन है? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भाई जिसने पहला वंश है, गुलाम वंश का जो संस्थापक है उसी को कहेंगे, ऐबक को ही कहेंगे, ठीक है। लेकिन आपसे पूछे वास्तविक संस्थापक तो इल्तुतमिश है, क्योंकि उसने हेडक्वार्टर दिल्ली को बनाया है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, शायद आपने पिछली क्लासेस नहीं की हैं, पिछली क्लासेस नहीं की है आप लोगों ने। क्या बोलेंगे? 1517 में। कहाँ पर मकबरा है सिकंदर लोदी का? दिल्ली में मकबरा है। सिकंदर लोदी के समकालीन, समकालीन मतलब उस टाइम पे प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे? कबीरदास। देखो कितने महान व्यक्ति हैं जिन्होंने रचना की है साखी सबद रमैनी। ये इनकी बुक्स है, बुक्स है इनकी। दरअसल में कबीरदास जी तो देखो पढ़े लिखे थे ही नहीं, तो किताब लिखने का मतलब ही नहीं बनता। उनके एक स्टूडेंट थे, उनका नाम था धर्मदास। तो धर्मदास ने क्या किया है कि कबीरदास जी ने जो लिखा साखी सबद रमैनी, उसने उन सबको लिख दिया एक जगह, और एक संग्रह बनाया जिसका नाम था बीजक। ये बीजक के पार्ट है, बीजक इन सब का कलेक्शन है, बीजक भी बुक का नाम है। तो आजकल तो आपने देखा होगा एसएससी भी हिंदी जो बुक है उनको पूछने लग गया है, मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं आदि सब पूछी जाती हैं। कबीरदास, गुरु नानक जी जिनकी पुस्तक का नाम है जप्पू जी। गुरु नानक जी के बारे में तो आप जानते ही हैं सब, कि जिन्होंने क्या आपका, अगर हम बात करें सिख धर्म की स्थापना की है, और सिखों के पहले गुरु भी हैं। तो ये किसके टाइम पर हैं? ये सिकंदर लोदी के टाइम पे। राणा सांगा महाराणा प्रताप के वंशज हैं, महाराणा प्रताप जी के आपके वंशावली के शासक हैं आपका, वो भी किस टाइम पे थे? इन्हीं के टाइम पे थे। ओके, कोई दिक्कत? आ गए। इब्राहिम लोदी, तीसरा शासक कौन आया? क्योंकि सिकंदर लोदी कब तक रहा? 1517 तक। इसका भी शासनकाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्त ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा है? लोधी वंश। और जो लोधी वंश का अंतिम शासक होगा वही तो दिल्ली का अंतिम शासक होगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे आपका? बोलेंगे भी फटाफट से। तो इब्राहिम लोदी गद्दी पर आया आपका, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक है। यहाँ 1518 में राणा सांगा और इसके बीच में युद्ध हुआ है, राणा सांगा वर्सेस आईएल मतलब इब्राहिम लोदी। इस युद्ध के कोई नतीजे नहीं निकले, कोई नतीजे नहीं निकले। ओके। पानीपत का युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526। इसकी बात समझो। देखो ये युद्ध क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पानीपत का जो युद्ध है इसने भारत में क्या कर दिया, एक शासन में परिवर्तन लाया, और पानीपत का प्रथम युद्ध है। इससे क्या हुआ? दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत क्या हो गया? दिल्ली सल्तनत का कौन सा वंश था इस टाइम पे? लोधी वंश। और लोधी वंश के अंत का कारण बना ये। लोधी वंश क्या हो गया? यहां से खत्म हो गया, और दिल्ली सल्तनत भी आपका क्या हो गई? ढह गई। और उसकी जगह कौन आ गए? फिर मुगल आ गए, मुगल आ गए। समझे बात को? दिल्ली सल्तनत के बाद में कौन आए? फिर मुगल आए। यहां पर देखना होगा आपको। क्या बोलेंगे? इब्राहिम लोदी और बाबर। बाबर को किसने बुलाया था? इसे दौलत खां लोदी ने आमंत्रित किया था, ठीक है। दौलत खां लोदी ने आमंत्रित किया था। जीता कौन है जी? बाबर जीता है। भारत देखो, भारत में आके कुल 8 युद्ध लड़ा, लेकिन बाबर ने भारत में मुख्य युद्ध 4 लड़े और चारों को जीता है, ठीक है, चारों को जीता है। नहीं भैया मेरठ वाला खतौली नहीं है ये, ठीक है। इसी युद्ध से दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। युद्ध भूमि में मारा जाने वाला पहला शासक था इब्राहिम लोदी। भारतीय इतिहास का इससे पहले कोई शासक नहीं था जो युद्ध भूमि में मारा गया हो, ठीक है। बोलेंगे बहुत बढ़िया। रोहित गुप्ता जी को ब्लॉक कर दो। रोहित गुप्ता जी का पढ़ने में ध्यान नहीं है इसलिए ब्लॉक किया जा रहा है उनको। वो पूछ रहे हैं पानीपत दूसरा और तीसरा कब हुआ। उनको भी पहले की चिंता नहीं है, दूसरे तीसरे की चिंता है।
बंदी बना के लाया जाए इनको। मैं ऐसे तुमसे मुगलों की तरह व्यवहार करने लग जाऊंगा फिर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो अब बात समझे, ये तो कॉमन बातें हुई। तो इब्राहिम लोदी अंतिम शासक था। इसी के समय देखो जैसे दौलत खां लोदी है, ये पंजाब में था। कहाँ पर था? पंजाब में था। इसको इनसिक्योरिटी लगती थी किससे? आपका इसको इनसिक्योरिटी थी इब्राहिम लोदी से। तो इब्राहिम लोदी से असुरक्षा की वजह से इसने बाहर से शासक को बुलाया और बाबर को न्योता दिया गया। क्या आप लोग जानते हैं बाबर कहाँ से भारत में आया? कितने लोग बता पाएंगे? कोई दिक्कत कोई परेशानी? कौन है ये? दौलत खां लोदी पंजाब से था, मतलब रिलेटिव भी है वो, अगर बात करें हम। ये इसका चाचा भी लगता था, इब्राहिम लोदी का चाचा भी है दौलत खां लोदी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, सारे बच्चे जानते हैं। 1556 में, 1556 नहीं हुआ भैया, क्या कह रहे हैं? अच्छा ठीक है, दूसरे को कह रहे हैं। 1556 में हुआ, बस बहुत सारे बच्चों ने लिखा है। अभिषेक यादव जी ने लिखा है 1556, 1761 तीसरा हुआ, बहुत शानदार। ब्लॉक नहीं हुए हो भैया, डरना नहीं है, पढ़ा करो अच्छे से, है ना? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कौन आया भारत में? बाबर आया। बहुत गजब उत्तर बहुत सारे दोस्तों ने दिया है कि उज्बेकिस्तान से आया था। अब बात करते हैं मुगल साम्राज्य की। तो मुझे बताइए मुगलों ने भारत में कितने वर्ष शासन किया है? और सटीक उत्तर चाहूंगा क्योंकि दिल्ली सल्तनत शुरू करने से पहले ही मैंने तुमको बताया था। तो क्या बोलेंगे भैया? 1526 से 1857 कितने वर्ष होंगे? 331। लेकिन आप क्या 331 वर्ष उत्तर देंगे? आप कहेंगे नहीं भैया हम 331 नहीं लिखेंगे, हम कहेंगे कि बीच में सूर्य वंश रहा है 15 वर्षों तक, तो 331 में से हम वो 15 वर्ष माइनस करेंगे और हम कहेंगे 316 वर्ष। अब बात करते हैं मुगलों में कौन संस्थापक है? बाबर है। बाबर फाउंडर यही है। जन्म इसका हुआ वैलेंटाइन डे 1483। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? फरगना एक स्थल है उज्बेकिस्तान में, जहां पर इसकी जाति थी चगतई जाति। कौन सी जाति थी वहां पर? चगताई एक जनजाति थी, चगताई जाति का था ये, चगताई जाति का। इसके पिता हैं उमर शेख मिर्जा। पिता की तरफ से ये 5वीं पीढ़ी तैमूरलंग से संबंधित है। तैमूरलंग भारत कब आया था? 1398 आया था। तो 1398 में कौन आया आपका? तैमूर भारत आया, खूब तबाही भारत में मचाई। तैमूर के बाद में अगली पीढ़ी रही होगी, फिर अगली पीढ़ी रही होगी, फिर अगली पीढ़ी, तो ये कौन सा हुआ आपका? 5वीं पीढ़ी का हुआ बाबर। यानी तैमूर का पुत्र, उसका पुत्र और उसका पुत्र हुआ आपका कौन? जो बाबर का पिता है। ठीक है, और साथ में इसकी माता जो थी चंगेज खान। चंगेज खान भारत कब आक्रमण कर रहा था? वर्ष बताइए। चंगेज खान तो बहुत पुराना भी है, इल्तुतमिश के टाइम का था, 1221 का। तो इधर की तरफ से कौन सी? 14वीं पीढ़ी, क्योंकि वर्ष ज्यादा हो गए ना। तो भैया दो खूंखार जो व्यक्ति रहे, जो निर्दयी व्यक्ति रहे, उनका ब्लड इसमें था। माता की तरफ से 14वीं पीढ़ी चंगेज खान से संबंधित थी। अभी सीएचएसएल में पूछा गया था आपसे, सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया कि बाबर मातृ पक्ष में किस शासक का वंशज था? मातृ पक्ष मतलब माता के पक्ष की तरफ से, यानी उसके मामा की तरफ से कौन सा वंश था? जो उसके मामा थे वो वंशज थे किसके? चंगेज खान के। और पिता जो वंशज है वो तैमूरलंग का। ठीक है, कोई दिक्कत? ललन यादव जी टू मच, थैंक यू। बाबर ने समरकंद को, जो अफगानिस्तान के पास वाला क्षेत्र था, इसको 1497 में जीता। मुझे बताइए बाबर की उम्र इस समय कितनी रही होगी? 14 वर्ष, क्योंकि इसके पिता की रियासतों को छीन लिया गया। और कहते कि बाबर ने जो संघर्ष किया है, अपने पिता की खोई हुई संपत्ति को उसने वापस किया है, मतलब उस सब को उसने जीता है 14 साल की एज में। बाबर बहुत शानदार एक लड़ाका था, युद्ध कौशल में वो कहते कि भारतीय इतिहास के जितने भी शासक हुए, बाहरी शासक जो बाहर से आए, उनमें सबसे शानदार लड़ाका बाबर ही था। आप 20 साल के हो गए तब भी डरते हैं, आप 25 के हो चुके हैं तब भी डरते हैं। बाबर 14 साल का युद्ध में शामिल है। ठीक है, क्या बोलोगे? बाबर ने समरकंद को 1497 में जीता। दिक्कत आ गया। बाबर का भारत पर पहला आक्रमण यूसुफजई जाति पर था, क्या बोलेंगे? 1518-19 में। और यहाँ की जैसे लाहौर पर 1524 में, पाकिस्तान में जो लाहौर है, तो यहाँ आसपास में उसने कुल 4 युद्ध लड़े। कितने? कुल 4 युद्ध।
4 युद्ध, ठीक है, मुख्य युद्धों से पहले। वो 4 तो अलग हैं। तो एक बार प्रश्न पूछा है आपका एसएससी ने कि बाबर ने भारत के लिए कितने युद्ध लड़े हैं, भारत के लिए कितने युद्ध लड़े हैं, तो आप कहेंगे कुल तो 8 युद्ध हैं जिनमें से 4 मुख्य हैं। ओके, बाबर के 4 युद्धों की बात करते हैं। 4 युद्ध कौन कौन से? पानीपत का प्रथम युद्ध, ये तो अभी हमने पढ़ा 1526 में। यहां पर आईएल कौन है ये बताइए जरा? इब्राहिम लोदी, जो 1517 से 1526 तक था। इब्राहिम लोदी का साथ दिया आपका मध्य प्रदेश के विक्रमजीत सिंह ने, ठीक है, ये भी युद्ध भूमि में मारे गए थे। वर्सेज में, वर्सेज का मतलब होता है खिलाफ, दूसरे पक्ष में कौन लोग हैं? बाबर के साथ में कौन आया? दौलत खां लोदी और साथ में आलम खां लोदी। इन्होंने बाबर को इनविटेशन दिया, ठीक है, बाबर इस युद्ध को जीत जाता है। बाबर का अन्य नाम क्या है? जहीरुद्दीन बाबर है। ये तो पहला युद्ध हुआ, हमने अभी जाना। अब बात करते हैं 1526 पानीपत की कि इस युद्ध में हुआ क्या। अब ये भारतीय शासक तो लड़ते थे, लेकिन बाबर ने कारनामा क्या कर दिया कि बाबर लेके आया तोप। उससे पहले तोप नहीं थी भारत में। गोला बारूद, तोप, बंदूकची, बंदूक वाले लोगों को, मतलब आधुनिक सेना लेकर के भारत में आया। इस युद्ध में बाबर ने तुगलुमा नीति का प्रयोग किया। तुगलुमा नीति ऐसी नीति होती है कि जब युद्ध में तोप का इस्तेमाल किया जाए। युद्ध में तोप का प्रयोग हुआ। तोप का जो संचालन किया वो उस्ताद कुली खां ने किया। बंदूक वाली जो टुकड़ी थी उसका संचालन मुस्तफा ने किया, ठीक है। और यहां तुगलुमा के साथ में उसने 2 नीति और इस्तेमाल की थी। पूछा भी जाता भारतीय इतिहास के किस युद्ध में उस्मानी या रूमी विधि का इस्तेमाल हुआ? उस्मानी और रूमी विधि। उस्मानी का मतलब होता है तोप किस प्रकार खड़ी होंगी और जब आगे की तरफ चलेंगी तो कैसे चलेगी, सेना उसके साथ कैसे चलेगी तोप के साथ में, उसको बोलते हैं रूमी विधि, आगे बढ़ने की विधि को, ठीक है। बोलेंगे अभी फटाफट से। सर जी प्राचीन इतिहास में चेर चोल पांडे मालवा चंदेल क्यों नहीं पढ़ाया, बता दीजिए सर जी। निवेदन पढ़ेंगे बच्चे, ऐसा नहीं हो सकता कुछ नहीं पढ़ेंगे, उनको हम विशेष रूप से पढ़ते हैं अलग से। अच्छा प्रीति जी, वेरी गुड, बहुत शानदार। सर सिकंदर भारत क्यों नहीं जीत पाया? दोस्त आप कहाँ रहते हो जब पढ़ाया जाता है? सिकंदर भारत में आ रहा था, मैं था और तुम थे, तुम भूल गए हम कितना शानदार लड़े थे भारत की सीमाओं पर, किस तरह से हमने सिकंदर को वापस जाने को मजबूर कर दिया था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इस युद्ध के बाद कलंदर की उपाधि धारण की। कलंदर का मतलब इसने क्या किया कि लोगों में धन का वितरण किया, लोगों में खूब धन इसने बांटा इस टाइम पर, ठीक है, बहुत शानदार तरीके से, ताकि लोगों में उसके लिए मैसेज जाए। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगाजी से लड़ा उसने। राणा सांगाजी के साथ में जो आलम खां लोदी, आप कहोगे भैया ये तो साथ में ही था बाबर के, लेकिन जब इनके हित पूरे नहीं हुए तो राणा सांगाजी के साथ में आ गए, दौलत खां भी इन्हीं के साथ में आ गए, ठीक है। और यहाँ मतलब बहुत राणा सांगाजी के बारे में जिक्र आता है कि देखो जब बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी, बाबर ने अपनी आत्मकथा मतलब खुद लिखी, आत्मकथा का मतलब होता है खुद लिखा, बाबर नामा, उसमें उसने विवरण दिया है, विवरण दिया उसने दक्षिण के राज्यों को। उत्तर भारत के एक ही राज्य राणा सांगाजी की तारीफ और प्रशंसा में उसने लिखा है कि मैंने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा युद्ध भूमि में लड़ते हुए जिसके सिर पर गर्दन नहीं है और धड़ तलवार चला रहा हो। आप समझ सकते हैं, मतलब वो बड़े बलशाली थे, बड़ा शरीर था उनका। तो कहते हैं कि भाई उनके गर्दन भी जब उनकी कट चुकी थी तो उसके बाद भी वो तलवार चला रहे थे। तो इस युद्ध में शुरुआती दौर में बाबर की एकदम से हार हुई। तो कहते हैं बाबर की सेना एकदम से घुटने टिका चुकी थी, लेकिन बाबर ने फिर मोटिवेशन दिया अपनी सेना को उठकर लड़ने के लिए। तो जिहाद का नारा दिया यहां पर बाबर ने कि भाई हमको इस्लाम को स्थापित करना होगा। इसी युद्ध के बाद गाजी की उपाधि, जब इस युद्ध को जीत गया तो गाजी की उपाधि धारण की। बोलेंगे बहुत बढ़िया, तो दिक्कत। चंदेरी का युद्ध देखा, एक बच्चे ने बहुत अच्छा समझा है, कह रहा गुरुजी हाँ हम ही थे जिन्होंने सिकंदर को वापस किया था, हम चंद्रगुप्त थे, आप चाणक्य। बहुत शानदार, पॉसिबल है नहीं क्या? क्या पता हम हो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
रवि करदम जी, कोई संबंध नहीं है दोस्त, कोई संबंध नहीं है। अन्नूपाल कह रहे बाबर का मकबरा कहाँ है। बेटा अभी सिलेक्शन के लिए तैयार नहीं हो आप, आगे आगे चल रहे हो, अभी सिलेक्शन के लिए टाइम लगेगा आपको, खो दोगे अपना सिलेक्शन, लीक से हट के बातें करोगे तो। कोई दिक्कत? चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 1528 में, मेदिनी राय। तो ये किरमा है युद्ध का। 1526 बताइए कौन सा हुआ, जिसको बोलते हैं तुम लोग पानीपत का युद्ध। 1527 में क्या हुआ आपका? खानवा का युद्ध। पानीपत, खानवा का युद्ध आपको हमेशा पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ इन चारों वर्षों से कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर आपका एसएससी पूछती है। और 1529 में होगा आपका घाघरा का युद्ध। तो बाबर के 4 वर्षों में लगातार क्रम है। पानीपत इब्राहिम लोदी से बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चादर ओढ़ी, घाघरा पहना दो बाबर को, कुछ भी कर लो। खानवा राणा सांगा जी से। चंदेरी का युद्ध कौन है? मेदिनी राय, क्योंकि मेदिनी राय सहयोगी रहे थे राणा सांगा जी के। तो ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता था आपका चंदेरी, तो वहां उसने युद्ध किया आपका। ओके। खानवा आपका आगरा के पास का क्षेत्र था, यहां बात करें आगरा का मतलब राजस्थान के पास वाला क्षेत्र। घाघरा का युद्ध, ये चौथा युद्ध है 1529 में। इसमें कौन कौन थे आपका? बाबर के खिलाफ महमूद लोदी, शेरशाह सूरी, ये इंपॉर्टेंट है, यहां ध्यान देना आप लोग। दरअसल में अब से पहले क्या था कि शेरशाह सूरी बाबर का ही एक सैनिक था, बाबर के यहाँ सेना में ही काम किया था शेरशाह सूरी ने। लेकिन शेरशाह सूरी के अंदर महत्वाकांक्षा थी, और शेरशाह सूरी भारतीय इतिहास का ऐसा आदमी है जिसने जीवन भर तैयारी की कि मैं अंत में एक दिन राजा बनूंगा, और वह बना भी। मतलब एक सैनिक ने ये ख्वाब देखे कि मैं एक दिन इस देश पर राज करूंगा। तो बाद में ये क्या बोलते हैं कि इसके बहुत सारे कहते शुरू से ही षड्यंत्रकारी था और प्लानिंग से चलता था शेरशाह सूरी। प्लानिंग से चलने की वजह से ही उसकी भनक लगी, तो सेना से दूर हुआ, विपक्षी लोगों के साथ में जाकर के वो मिला। नुसरत खां एक व्यक्ति है जो इनके साथ शामिल हुआ। नुसरत खां बंगाल से था, बंगाल क्षेत्र से। इन सब लोगों ने आपस में बोला महमूद लोदी, ये लोदी तो क्योंकि हराए थे बाबर ने, शेरशाह सूरी इन्हीं की सेना में इनसे अलग हुआ। नुसरत खां बंगाल के शासक उसकी सहायता ली, भी मिल के हराएंगे बाबर को। ये ऐसा युद्ध है जो जल और थल पे दोनों पे लड़ा गया, क्योंकि घाघरा रिवर के किनारे लड़ा गया और नदी के किनारे लड़ा गया, तो पानी में भी लड़े और जमीन पे भी लड़े, दोनों जगह ये युद्ध हुआ। कहने का मतलब ये है। तो बाबर की 1530 में मौत हो गई दोस्त। बाबर का शासनकाल कितना रहा? 1526 से 1530। और बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है उसका नाम है बाबर नामा। मोस्ट इंपोर्टेंट, एक बार सारे दोस्त बोले बाबर नामा। और ये चगताई तुर्क भाषा में लिखी है। देखो चगताई तो इनकी जाति है, और तुर्क क्षेत्र से ये आए थे, तो चगताई तुर्क कहते हैं। ठीक है, चगताई तुर्क। और इसको, ये भाषा है इसकी। और पुस्तक का क्या नाम है? बात तुझो के बाबरी। आत्मकथा लिखने वाला ये पहला शासक था मुगल काल का। मुगल काल का। मुझे बताइए दिल्ली सल्तनत में वह कौन सा शासक था जिसने अपनी आत्मकथा सबसे पहले लिखी? बताइए एक बार, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था? दोस्त पढ़ लीजिए प्लीज, अच्छे छात्र बनो, अपना नाम बुलवाने के चक्कर में अपना भविष्य खराब मत करो। गुरुजी चाणक्य कौन था? आपको लगता है इतने बुद्धू सवाल का उत्तर मैं आपका नाम लेके दूंगा तो मैं आपका नाम लेना भी पसंद नहीं करूंगा। अच्छे छात्र बनिए, रिलेट करके कुछ आंसर दीजिए, रिलेट करके बोलिए कुछ, क्योंकि आप अपने नाम के चक्कर में क्लास से अटेंशन हटाते हो और हजारों कमेंट होते हैं भाई। किसी एक आध बच्चे का कभी कोई दिख गया, जहां ये स्क्रीन रोक दे वो किसका नाम आ जाए कुछ पता नहीं, आपके कमेंट दिखते भी नहीं और आप उस सारी ऊर्जा उस पर लगाते रहते हो। ठीक है, सारी ऊर्जा पढ़ने में लगानी है ध्यान से। मैंने तुमको पहले भी बताया, सिलेक्शन उसी का होगा जो कमेंट से दूर रहेगा। जैसे मैं आपसे कहता हूँ ना कि भैया कमेंट करो क्या हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ टाइप करने के लिए मैं कह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब होता है कि आप मन ही मन में आंसर दें, बस इतना। बहुत शानदार। महेंद्र कुमार जी, मनीष, गलत उत्तर है आपका, बुद्धू हैं आप। अंजलि एकदम ठीक उत्तर है। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक बहुत सारे दोस्तों ने लिखा है। एक तो अलाउद्दीन खिलजी लिख रहा है। फिरोज शाह तुगलक ज़्यादातर बच्चों का ठीक है। आगे इसने अपनी आत्मकथा में बाबर ने
कृष्ण देव राय जो कहाँ के, विजयनगर के। सोचिए विजयनगर की जो स्थापना हुई थी 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय, उस विजयनगर के सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। तो पूछते बाबर ने दक्षिण के किस शासक का जिक्र किया था? दक्षिण में ही है, ये साउथ में ही थे। बाबर का मकबरा पहले आरामबाग में, यानी कि इसको दफनाया गया पहले आगरा में, और क्योंकि इसकी इच्छा थी कि मुझको काबुल में दफनाया जाए, तो बाद में इसकी उखाड़ करके कहाँ पर, इसको काबुल में दफना दिया गया, इसकी पत्नी के आदेश पर। बचपन का नाम क्या था बाबर के का? मोहम्मद जहीरुद्दीन। मोहम्मद जहीरुद्दीन इसके बचपन का नाम था। इसके 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। कितने बेटे हैं बोलेंगे? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो कहते जब इसके 4 बेटे थे तो इसने अपनी संपत्ति का बंटवारा अपने सामने ही कर दिया था, और भारतीय इतिहास का विभाजन का पहला प्रमाण भी यही देखने को मिलता है कि किसी को बांटा गया अलग अलग हिस्से में। अब दरअसल में उसमें दिक्कत क्या हो गई कि इसने जो हुमायूं को दिया और जो कामरान और बाकी भाइयों को दिया वो लगभग बराबर बराबर था, मतलब बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। जितना हिस्सा हुमायूं के पास था उससे थोड़ा सा कम कामरान को दिया गया और बाकी अस्करी और हिंदाल को दिया गया। यहां पर एक विभाजन देखने को मिला कि उसने क्या कर दिया, क्षेत्रीय विभाजन कर दिया। ओके, आगे आएंगे। तो इसका बड़ा बेटा था हुमायूं, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि हुमायूं गद्दी पर बैठेगा, और सबसे बड़ा भी हुमायूं ही था। तो हुमायूं का जो शासनकाल है वो 1530 से 1540, एक तो बाबर के मरने के बाद में, और 1555 से 56। ये ऐसा क्यों है ये जानना है, 2 बार क्यों है? 2 बार राज्याभिषेक नहीं है, 2 बार शासनकाल है, क्योंकि 1540 में उसको हार के भागना पड़ेगा भारत से, और 1555 में वो वापस आकर के अपनी कुर्सी को हासिल करेगा। 15 साल बीच में कौन आ गया? तो क्या आंसर आएगा तुम्हारा? सूर्यवंश आ गया, सूर्यवंश। ठीक है, अब देखो हुमायूं को तुम कैसा शासक समझते होगे? बाबर तो आप जान गए कि लड़ाका था। हुमायूं को हम लोग इतिहास में ऐसा दिखाया जाता है कि हुमायूं बहुत कमजोर शासक था। दरअसल में ऐसा नहीं है। हुमायूं शुरुआती दौर में एक ठीक ठाक शासक था, लेकिन अंतिम समय में तुम देखोगे कि शेरशाह सूरी उससे बड़ा लड़ाका और बड़ा रणनीतिकार निकला, उसी वजह से उसने हुमायूं को हरा दिया। इसके बचपन का नाम है खोदमीर, बहुत पूछा जाता है हुमायूं के। इसका जन्म हुआ काबुल में। माता का नाम माहम बेगम है। तो किसकी घरवाली है ये? बाबर की घरवाली है। गद्दी पर बैठने से पहले ये बदख्शा का, क्या बोलेंगे आपका, बदख्शा क्षेत्र इसको दिया हुआ था आपका सिंध क्षेत्र में, वहां पर ये सूबेदार था। और इसका राज्याभिषेक हुआ 1530 आगरा में, कोरोनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1530 में हुमायूं जब गद्दी पर बैठा तो कहां पर? आगरा में बैठा। बोलेंगे भाई घाघरा का युद्ध कौन सी नदी के किनारे हुआ? भैया घाघरा नदी के किनारे ही हुआ। ठीक है, राज्याभिषेक हुआ 1530 में आगरा में। अब देखो हुमायूं को कमजोर मत समझना, हुमायूं के बारे में इतना जानो कि हुमायूं जब गद्दी पर बैठा तो उसने युद्ध जीते, और एक बेहतरीन लीडरशिप का उदाहरण उसने दिया। देखो यूपी बांदा में एक कालिंजर दुर्ग था जो प्रताप रुद्र देव के अधीन था। उस कालिंजर, अजय दुर्ग कहा जाता था कि इसको कोई जीत नहीं सकता, उसको 1530 में गद्दी पर बैठने के अगले ही वर्ष यूपी में उसने जीत लिया। चुनार के किले को जो अविजित माना जाता था मिर्जापुर में, मिर्जापुर जानते हो ना, उत्तर प्रदेश, गुड्डू भैया मिर्जापुर, तो यहां पे संधि हुई हिंदू बेग के माध्यम से, क्योंकि इसको ये जीत नहीं पाए। तो हिंदू बेग नामक एक आदमी ने मिर्जापुर के किले में संधि करवाई कि भाई अब इसको जीत तो सकते नहीं है, अविजित था वो, इतना कठिन था, उतना राशन उतनी सेना वहां इकट्ठे नहीं कर पा रहे थे। तो यहां पर भी उसको उपलब्धि मिली कि उसको उसने एक मतलब इस तरह से साझा कर लिया कि भाई वो रेवेन्यू भेजेंगे दिल्ली, वो उस बात के लिए तैयार हैं। 1532 में दोहरिया, जिसको हम देवरिया भी बोलते हैं, देवरिया का युद्ध भी कहते हैं, यहां पर शेरशाह सूरी और महमूद लोदी को हराया। तो यहां तो देखो फोकस कीजिए, ऐसा नहीं है कि शेरशाह सूरी को हराया नहीं है हुमायूं ने, तो आप क्या बोलेंगे, देवरिया के युद्ध में उसने शेरशाह सूरी को हराया था। यहां के बाद ही शेरशाह सूरी ने सारी तैयारियां एकदम से खिलाफ होकर शुरू की हैं, गुप्त तरीके से की हैं, और दिल्ली से दूर रह के बिहार के क्षेत्र में उसने वो शक्तियां इकट्ठी की हैं। बोलेंगे जी
कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो 1532 में क्या बोलेंगे? दोहरिया का युद्ध जीता, शेरशाह सूरी और महमूद लोदी को उसने हराया। कोई दिक्कत कोई परेशानी? सर जी लुसेंट की बुक ठीक है, हाँ ठीक है, इस किताबें सारी ठीक है, किताब भी कभी बेकार होती है क्या कोई? लेकिन कभी जब पिछले एग्जाम्स हुए हैं तो किसी भी किताब को उठा के ये देखना कि उसमें से रेशियो कितना मिला है। मैं आपको आज गाइड कर देता हूँ एक चीज़ के लिए, और प्लीज़ इसमें ऐसा मत बोलना कि मैं किसी किताब के बारे में नेगेटिव बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको जागृत कर रहा हूँ, और सच अगर हमारी किताबों पर लागू होता हो वो सब पर लागू होता है। सत्य सत्य है, उसको आप मतलब छिपा नहीं सकते। मैं आपको गाइड कर दूं, कोई भी बुक है ठीक है, देखो ऐसा होता है, जो बुक है कोई भी बुक हो, कोई भी मार्केट की एनी बुक, नाम लूंगा तो मैं फिर उस पर वीडियोस बनेंगी, फिर कोई फायदा नहीं है किसी को भी ऐसे डिफेम करने का। बस मैं आपको जागृत करना चाहता हूँ। एनी बुक, एक भाई साहब आए, उन्होंने बोला कि मैंने, एक कोई भाई साहब कहते हैं उन्होंने CGL 2022 निकाल लिया है, या उन्होंने बोला कि मैंने भैया CGL 2021 निकाल लिया है। 2021 उन्होंने किसी बुक का नाम लिया, उन्होंने बुक का नाम लेके ये बोले कि GS यहाँ से पढ़ लो। इन्होंने तो बोल दिया भाई साहब ने, कुछ स्टूडेंट्स ने मान भी लिया। स्टूडेंट्स गए एग्जाम में, एग्जाम में आने थे 20 क्वेश्चन GS के। उस किताब को बच्चा पेपर देने के बाद में उस किताब को बच्चे ने खोल के देखा, उसमें से आए 2 क्वेश्चन 20 में से, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। ये जो भाई साहब थे जिन्होंने प्रीफर किया और वीडियोस बनाई किसी अमुक पब्लिकेशन से पैसे लेके, बहुत आते हैं मेरे पास, बहुत लोगों के मैसेज आते हैं, सेलेक्टेड लोगों के, कहते सर अपनी किताब का प्रमोशन कर लो हमसे। मैंने भाई साहब ये क्या होता है? कहता कि मतलब पेड, मुझे शुरुआत में नहीं पता था मुझे, फिर मैंने स्टाफ में पता किया अपने मैनेजर सर से कि क्या होता है। तो उन्होंने बताया जी ये बच्चे जो है ना ये तैयार रहते हैं, इनसे आप बोलो कि ठीक है हमारी किताब का नाम लेना आपको वीडियो में। तो ये गलत गाइडेंस, प्लीज आप कल सेलेक्ट हो जाए आप मत देने लगना किसी को। आपको ये देखना चाहिए कि आज एग्जाम में चीजें आती है। भाई साहब SSC का पेपर देने जा रहे हैं आप, 50% तो प्रीवियस आ रहा है, और उस फलानी किताब से वो प्रीवियस तक नहीं आया तो अगले साल तो क्या आएगा? तो अब बच्चों के लिए कहीं ज्यादा, जैसे मैं बोलूं एक बड़ी अच्छी किताब है मार्केट में, उस किताब में अपना एफर्ट बड़ा अच्छा लगाएगा, पिनेकल किताब है, आप सब लोग जानते होंगे। बच्चों के लिए वो रामबाण हो जाती है किताब, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर है, और उस प्रीवियस ईयर में उन्होंने इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो एटलीस्ट ऐसी बुक को बच्चे अगर कोई सजेस्ट कर रहा है तो आप प्लीज उनको फॉलो किया करो और देखा करो कि ये ठीक है या नहीं है। आप अंधभक्त ना बने किसी के, कि किसी ने कोई फलानी किताब बोल दी कि 8 साल पहले किसी में से पेपर आता था, या SSC से वो किताब आपका 3 साल पहले पैटर्न से बाहर हो चुकी है। 3 साल से कुछ नहीं मिलता एग्जाम में। एनर्जी वहां लगानी है जहां से फायदा हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? एक बार थम्स अप कीजिए। तो अच्छी किताबों को फॉलो करो भाई, उसके लिए तुम्हारे अंदर विवेक होना चाहिए, तुम्हारे अंदर अपनी समझ होनी चाहिए। कभी भी ऐसी किताब को आप ना उठा लो कि वो किसी परीक्षा पास करने वाले ने बोला इसीलिए मैं उसको ले रहा हूं। देयर आर ऑल, ये बोलते हैं ना कि वहां जितने भी रिव्यू हैं वो सारे ऑथेंटिक नहीं है। समझ रहे हैं? तो कभी भी एक स्टूडेंट के लिए चुनाव होता है भाई, आप उन लोगों को, उन चीज़ों का चुनाव करो। SSC का एग्जाम देने जा रहे हो, अब मान के चलो आप UPSI में पॉलिटी पढ़ने हैं आपको, तो पॉलिटी के लिए कोई तुमसे बोले ये किताब पढ़ लो, वो पढ़ लो, वो पढ़ लो, पॉलिटी में कोई चेंज है क्या? एक स्टैंडर्ड अच्छी बुक ले लो आप, परीक्षा वाणी किताब ले लो पॉलिटी के लिए, कोई किसी एक की, उसमें कोई चेंज नहीं मिलेगा। वो तो हो गया एक सब्जेक्ट। अगर हम बात करें SSC के लिए तो भाई प्रीवियस ईयर बहुत अच्छा आपको करना पड़ेगा, और प्रीवियस ईयर के साथ में चीज़ें उससे जुड़ती हुई कि हम मिस क्या कर रहे हैं उसको जोड़ना पड़ेगा। और बाकी GS पे आप एफर्ट लगाओ ना SSC के लिए, तो आपका एफर्ट खराब जाएगा। बाकी तो बस ये बेसिक GS जान लो, बेसिक जस्ट बस सिर्फ जान लो कि हाँ हाँ ये कॉमन चीज़ें मैं जानता हूँ। बाकी आपको ज्वाइन करना ही होगा कि खुद के कंटेंट को आज के SSC के हिसाब से अपडेट कैसे करें, खुद एफर्ट लगाने पड़ेंगे आपको। नहीं लगाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप कितना चाहे मर्जी इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट क्लासेस को रटते रहे, उन सबको कोई फ़ायदा नहीं होना है। वनडे एग्जाम में तो नहीं होना, SSC में तो स्पेशली ये बात याद रख लो। और नहीं तो सालों साल तैयारी करोगे,
और अगर 2-4 मिनट की मेरी ये बात फॉलो कर लोगे तो शायद सालों साल तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। अदरवाइज देखते रहो रिव्यू, तुम्हारा मन है। 1533 में इसने दीन पनाह पुस्तकालय दिल्ली की स्थापना की। दीन पनाह पुस्तकालय। अब बच्चे बैच लेते तो पढ़ाना पड़ता, मैं तो बच्चे से ये कहता हूँ कि आप बैच मत लो, पढ़ाना तो पड़ेगा ना। जब बच्चे एक बैच लेंगे तो बल्क में, अब इतने इतने हजार लाखों बच्चे कोर्स ले लेते हैं। दरअसल में मैंने कहा कि आपकी स्थिति नहीं है कोर्स लेने की, तो यूट्यूब पे आज सब कुछ अवेलेबल है। मैंने सीरीज भी बच्चों को बताई हुई है, भास्कर सीरीज हमारी पड़ी हुई है, इतनी मैराथन पड़ी हुई है। आपको वर्तमान अपडेट तैयारी के साथ में प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना चाहिए। और बाकी जीएस के लिए तो आप बस बेसिक इतना एफर्ट लगाओ कि बेसिक जीएस आप तैयार कर ले, सिर्फ बेसिक जीएस, क्योंकि एग्जाम में बहुत जटिल चीज़ें आपके काम में नहीं आएंगी। उसके लिए आपको अपडेटेड चीज़ों की तरफ जाना पड़ेगा। और उसके लिए मैंने आपसे हमेशा प्रॉमिस किया कि फ्री ऑफ कॉस्ट में 3 बजे प्रैक्टिस सेट कराता हूँ। जब तक दम है तब तक परीक्षा में प्रश्न मिलते रहेंगे। ऐसा हो नहीं सकता तुम्हारा भाई हाथ में पेन पकड़ेगा और परीक्षा में प्रश्न नहीं आएंगे। वो सारा काम रिसर्च का सब कुछ मेरा है। मैंने तो ये कहा कि भाई आप सोचो ना कि 100 रुपये मैंने मान लिया आपके पास हैं, तो उसके लिए आप मेहनत नहीं करोगे, आप सब कुछ खरीद लोगे। आपके पास पैसे हैं तो किताब भी खरीद लो, ये भी खरीद लो। उसका मतलब ये नहीं आपके पिताजी के मेहनत के, माताजी के, या घर में किसी का मेहनत का ही होगा ना भाई। फ्री में कोई पैसा थोड़ी दे के गया होगा तुम्हारे घर कि तुम उसको वेस्ट कर दो जाके, कि ठीक है किसी ने कुछ बोला। ठीक है, गाइडेंस हमको चाहिए। एक बार ट्रैक हम जान ले कि ऐसे ऐसे तैयारी होती है, उसके लिए तुमको हमेशा गाइड किया जाता है ना। तो ऐसे ना करो, एक बैच खरीदो और उससे पूरी तैयारी करो। बेसिक जीएस पढ़ लिया, मान के चलो आपने दिल्ली पुलिस से पढ़ ली। एक बच्चे मुझसे पूछते कि दिल्ली पुलिस से मैंने पढ़ लिया जी, वहां से हो गया, अब मैं जीडी खरीद रहा हूँ, तो एक बैच एनफ है। ठीक है, आपके पास कोई एक बैच ले लो, बात खत्म। एक जैसी तैयारी वाले, एसएससी कोई तैयारी करे एक बैच ले लो, जीएस सब एक जैसी है। सीजीएल की जीएस भी ऐसी है, जीडी की भी ऐसी है। सीजीएल में भी आसान प्रश्न पूछे जाते हैं, जीडी में भी कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं। सीजीएल में कठिन पूछे जाएंगे तो जीडी में भी पूछे जाते हैं कठिन प्रश्न, जीएस के आसान दोनों जगह पूछे, सब एक सा है। आप लोगों के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट किया जाता नहीं, और सीजीएल तुमको लगता बड़ा नाम जीएस का। उतनी ही तैयारी से बच्चे पास करते हैं, जितना एफर्ट आप लगाते हो उतनी वो भी लगाते हैं। मैथ में एक स्टैंडर्ड होता है, इंग्लिश में एक स्टैंडर्ड होता है, जीएस सेम है। आगे आएंगे तो ये फॉलो किया करो प्लीज, नहीं तो आप भटकोगे। 4-4, 6 साल तैयारी करोगे, कुछ हासिल नहीं होगा। 1539 में बंगाल गौड़ प्रदेश को जीत करके इसने उसका नाम जन्नताबाद कर दिया। गौड़ प्रदेश किसको बोलते थे? बंगाल को। किसने जीता? तो आप ये समझ रहे हैं कि हुमायूं कमजोर शासक नहीं है। इतनी बात समझ में आई, थम्स अप कीजिए कि भैया विजेता रहा वो अपने शुरुआती दिनों में। ये इसने पुस्तकालय बनाया था, वहां ये पढ़ाई करता था। दिल्ली का नियंत्रण जब ये बंगाल गया था जीतने के लिए, तो दिल्ली का नियंत्रण किसको देके गया था? शेख बहलोल को। इसका वो एक मतलब आदमी था जो भरोसेमंद आदमी था। तो बंगाल विजय जब ये गया, दिल्ली छोड़ के गया। बंगाल तो आप जानते हैं ना मैप में किधर है, बंगाल इधर है, तो दिल्ली से बंगाल गया तो छोड़ के गया। तो यहां पर इसका जो भाई हिंदाल है, हिंदाल ने शेख बहलोल की हत्या करके खुद को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया। और वो भाई साहब फंसे हुए कहां पर? आपका बंगाल में। तो यहां पर वो कमजोर हुआ, क्योंकि दिल्ली से उसको जो मदद मिलनी थी वो नहीं मिल पाई, क्योंकि उसके भाई ने कंट्रोल कर लिया। अब ये गलती क्या कर देता है यहां पर हुमायूं बंगाल से, कि इसको भाई भाग के जाना था वापस, दिल्ली में गद्दी बचानी थी उसको। तो वो मुख्य सड़क से यहाँ पर एक उत्तरापथ हुआ करता था मौर्य साम्राज्य का, जिसको बाद में हम जीटी रोड कहने लगे। शेरशाह सूरी उसको पक्की बनवाता है। रास्ता तो पहले से था, कच्चा रास्ता था। मौर्य साम्राज्य के समय एक सड़क थी उत्तरापथ, जो इधर आपका भारत में ही पड़ता था, आपका पेशावर पाकिस्तान में है जो आज, और उसको बंगाल कोलकाता तक जोड़ती थी। तो ये मुख्य सड़क से ही जल्दबाजी में वापस चल दिया। और यहाँ पर घात लगाए बैठा था, तैयार बैठा था शेरशाह सूरी, जो बदला लेता उससे 1532 का, 1532 का। बोले भैया आजा, तेरे इंतजार में हूं। दिल्ली वापस आते समय चौसा का युद्ध हुआ, ठीक है, 1539 में। और हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी का क्या हो गया? इस युद्ध में जीता। और हुमायूं क्या हो गया? जल्दबाजी में
ये समझ नहीं पाया। एक तो उधर दिल्ली से भाई इसके पास एक टुकड़ी तो बची जो इसके साथ बंगाल अभियान पे गई थी, दिल्ली इसके हाथ से गई। बीच में भातासा घायल सैनिक, भूखे सैनिक दिल्ली की तरफ भाग रहे हैं कि यार दिल्ली का शासन गया, जल्दी से जल्दी वापस चलते हैं। यहाँ पर हुमायूं अपन को आपको बचाने के लिए करमनाशा नदी में कूद गया और एक निजाम भिस्ती, वहाँ पर एक भिस्ती था, उसने जान बचाई हुमायूं की, जिसको हुमायूं ने प्रॉमिस किया कि अगर मुझको वापस गद्दी मिली तो मैं तुमको एक दिन का राजा बनाऊंगा। कुछ इतिहासकार लिखते हैं उसको एक दिन का, कुछ लिखते हैं 2.5 दिन का, 2.5 दिन का राजा उसको बनाया गया। निभाया लेकिन हुमायूं ने अपना प्रॉमिस, तो दिल्ली की गद्दी पर उसको बिठाया भी, जब वो 1555 में आया वापस 15 साल बाद, तो ये इसकी जान बचाई। तो वो जो निजाम भिस्ती है ना भाई साहब, उसने एक ही दिन में खुद को, मुझको लोग कैसे याद रखेंगे कि मैं कभी गद्दी पे बैठा था, तो उसने चमड़े के सिक्के चलवाए थे। तो चमड़े के सिक्के भारत में 2 व्यक्तियों ने चलवाए हैं। मोहम्मद बिन तुगलक तो एक शासक है, पूछे किस सम्राट या किस राजा ने चलाए, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और निजाम भिस्ती तो व्यक्ति इस्तेमाल होगा क्योंकि वो साधारण आदमी था, ठीक है, साधारण आदमी था। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या होता है कि जब ये यहाँ से हारा तो आगरा पहुंचा हुमायूं। आगरा में उसने इकट्ठा किया लोगों को, बोले कि भाई हमको अब हरा दिया, हमारी आती हुई टुकड़ी, सैन्य टुकड़ी पर हमला किया, जैसे तैसे जान बची है हुमायूं की, अब हम इसको हराना होगा। तो कन्नौज में युद्ध लड़ा गया, सेना गई बाकायदा तैयार होकर कन्नौज बिलग्राम में, ठीक है। वहां आकर के उसने अपने भाई को भी पराजित किया, दिल्ली को भी हासिल किया था उस टाइम पे हुमायूं ने। तो हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी, इसमें फिर से क्या हो गया, शेरशाह जीता। और शेरशाह सूरी कमजोर आदमी नहीं था। शेरशाह सूरी का तो ये कथन था कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं मुगलों को भारत से खदेड़ दूंगा। और बाबर ने स्पेशल एक नसीहत दे रखी थी हुमायूं अपने बेटे को, क्योंकि ये सैनिक था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी किसका सैनिक था, बाबर का। उसने तो हुमायूं को समझाया था। इसका एक किस्सा लिखता है आपका बाबरनामा में कि जिस प्रकार से उसने उसने बोला कि वहां पर, यानी एक सैन्य निरीक्षण को करते समय, एक सेना का निरीक्षण करते हुए आपका सेब तलवार से काटकर खाते हुए जब हुमायूं ने शेरशाह सूरी को देखा तो उससे सतर्क रहने को बाबर ने हुमायूं से कहा। तो उसको पता था कि ये आदमी बहुत तेज व्यक्ति है, हमारे यहाँ पर लोगों का इसको सपोर्ट है और ये कुछ ना कुछ प्लानिंग करता रहता है, इससे हमेशा संभल के रहना है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। शेरशाह सूरी जीता और दिल्ली पर दूसरा अफगान वंश, अब तो इसके पास कुछ बचा ही नहीं। अब तो ये चुपचाप भाग के घोड़ों से जैसे तैसे जान बचा के पहुंचा आगरा। आगरा इसने बोला जितना पैसा सामान है सब पैक कर लो, और निकल के भाग गया इधर सिंध क्षेत्र की तरफ। क्या बोलेंगे, दिल्ली पर दूसरा अफगान वंश सूरी साम्राज्य आ गया 1540 में। किस युद्ध के बाद में आया, याद रख लेना, कन्नौज वार ने ही किसको, सूरी साम्राज्य को स्थापित किया। और सूरी वंश रहा देश में 15 वर्ष तक, क्योंकि 15 वर्षों के बाद में हुमायूं वापस आता है अपनी शक्ति इकट्ठा करके, यहाँ से जो पैसा वैसा लेके गया उससे सेना वैना के सैनिक वैनिक खरीदता, खुद को मजबूती देता है वो। हुमायूं भागकर यहाँ आगरा से पंजाब सिंधु गया और 1541 में हमीदा बानो बेगम से शादी कर ली, ठीक है। अगले वर्ष यही हमीदा बानो बेगम है जिससे उसको पुत्र अकबर पैदा हुआ। इसीलिए एक इतिहासकार एल्फिस्टन ने कहा भी है, इतिहासकार सॉरी एल्फिस्टन नहीं, स्टेलर लैंडपूल ने कहा है, सॉरी, हुमायूं के जीवन को लड़खड़ाता जीवन उसने कहा है। बोला कि हुमायूं पूरे जीवन फिर भागता ही रहा, उसका सारी उम्र भागने में निकल गई। इसका पुत्र है अकबर। अकबर का जन्म हुआ 1542 में, 41 में शादी हुई थी हुमायूं की। राणा वीरसाल जो पंजाब के थे उनके यहाँ हुआ था, ठीक है, पंजाब के, ठीक है, इसकी घरवाली यहीं पर थी। 1555 में हुमायूं वापस आया और 1555 में उसने मच्छीवाड़ा पंजाब में आकर के युद्ध जीता। यही वो युद्ध है जो लगातार लड़े गए दोनों के दोनों। और 1555 में उसने सरहिंद का युद्ध जीता और हुमायूं ने आकर के सिकंदर शाह सूरी को हराया। आप कहेंगे भैया शेरशाह सूरी कहाँ गया? शेरशाह सूरी 1555 में जीवित ही नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, शेरशाह सूरी तो गद्दी पर 5 ही साल रहा। देखो, सूरी वंश 15 साल है, पूरा वंश है 15 वर्ष, लेकिन शेरशाह सूरी कितने वंश है हम इसको भी पढ़ेंगे। तो आप कहेंगे शेरशाह सूरी कितने वर्ष है आपका, ये बस 5 वर्ष तक शासक था, 1540 से 45, ठीक है। तो कौन जीता इसको आकर के? हुमायूं जीता, और हुमायूं वापस दिल्ली की गद्दी लेने में सफल हो जाता है।
इस युद्ध के बाद हुमायूं ने अकबर को लाहौर का सूबेदार बनाया। बोला बेटा तुमको कल गद्दी पे आना है तो थोड़ा सीख लो। सूबेदार का मतलब एक सूबे की जिम्मेदारी, वहां का संचालन करना, टैक्स कैसे इकट्ठा होता है, कैसे शासन चलता है। 1556 में हुमायूं की दीन पनाह पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिर करके मौत हो गई। जिस टाइम गिरा ये नशे में था, पुस्तकालय से लुढ़क गया। स्टैनले लैनपूल ने कहा है हुमायूं के जीवन को लड़खड़ाता जीवन, बोले पूरी जिंदगी जैसे लड़खड़ाता रहा, अंत में लड़खड़ाते हुए ही उसकी मौत हो गई। हुमायूं नामा फारसी भाषा की रचना गुलबदन बेगम ने की है। और गुलबदन कौन थी? इसकी चचेरी बहन है। कौन है? चचेरी बहन। चचेरी बहन समझते हैं, चाचा की लड़की है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है। जितनी इंपॉर्टेंट बाबर नामा उतनी ही हुमायूं नामा। जैसे मुझे बताइए बाबर नामा किस भाषा में मैंने आपको बताई थी? तो आप कहेंगे भैया बाबर नामा आपने बताई है हमको चगताई तुर्क में। वो किसके बारे में? वो बाबर के बारे में। ये किसके बारे में? हुमायूं के बारे में और उसके शासनकाल के बारे में जानकारी देती है। ठीक है। शेरशाह कैसे मरा, शेरशाह को शेरशाह में जानेंगे। मैं आपको बताऊंगा वो उक्का तोप चला रहा था, किस तरह उसने आक्रमण किया जब कालिंजर पर, तो एक गोला आके उसी के नीचे विस्फोट हो गया। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में। कोई बता सकता है यूनेस्को में हुमायूं का मकबरा कब शामिल हुआ था? हुमायूं रविवार को पीले वस्त्र, शनिवार काले वस्त्र और सोमवार को सफेद वस्त्र। अब इनको रटने मत लग जाना कि सोमवार सफेद वस्त्र सोमवार। इतना याद रखना कि हुमायूं ज्योतिष में, रंगों आदि में विश्वास रखता था, बहुत विश्वास रखता था। ठीक है। तो हुमायूं की मौत हो गई। और हुमायूं बीच में कौन आ गया था हुमायूं के टाइम पे? 1540 से 55 तक सूर साम्राज्य, पूरा वंश, जिसमें शेरशाह, पूरा वंश कितने साल तक रहा? 15। जिसमें शेरशाह रहा है आपका कितने वर्ष तक? तो शेरशाह सूरी रहा है उसमें कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं 5 वर्ष। तो कल की क्लास को हम यहाँ सूर साम्राज्य से पढ़ेंगे। बस छोटे छोटे जो मैं इनपुट आपको देता जा रहा हूं आप वो तैयार रखिए। आपके पास पूरा जीवन है मित्र, आप चाहें तो मतलब रंगतों के साथ इतिहास को पढ़ना। बहुत अच्छे अच्छे लेखक है, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा हमेशा किताबें। हम पूरे जीवन साथ है, ऐसा नहीं है कि हम सिलेक्शन तक है। हम लोगों के पास अपना सोशल मीडिया हैंडल है, हम हमेशा जुड़े रहेंगे। ठीक है, यहाँ कल से शुरू करेंगे और बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, जल्दी सेलेक्ट होकर सफल होइए, धीरे धीरे बड़े आदमी बनिए। जिसमें मेहनत होगी वो करके दिखाएगा। दुनिया में कोई चीज़ आपके पास चलकर नहीं आने वाली है, इतना बात समझ लो। आपको मेहनत करके, और मेहनत करके मतलब स्मार्टनेस के साथ में, ऐसे नहीं बनना है रट्टू, स्मार्ट बनना। स्मार्ट का मतलब कि कार्य सही तरीका क्या है उसको करने का, वो फॉलो कीजिए। 1993 जिस दोस्तों ने लिखा है बहुत ठीक लिखा है। हुमायूं का मकबरा 1993, वेरी गुड। ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, थैंक यू, लव यू ऑल। और याद रख लेना कल कक्षा होगी, तो मिलते हैं कल आपका दोपहर 12 बजे। थैंक यू।